हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी खुश होंगे, बिल्कुल भी बिंदास होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के दूसरे सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि है हमारा हीट ट्रांसफर। राइट। तो इस सेशन में हम लोग हीट ट्रांसफर को समझने की कोशिश करेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी नई नई जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ना, मैं आपके सामने एक अच्छा प्रश्न रखना चाहता हूं, तब फिर हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनामिक्स सेम है ना, या फिर डिफरेंट है। अगर सेम है तो फिर हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर डिफरेंट है तो ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है ना? क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है? तो इस क्वेश्चन को भी जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको लास्ट तक आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको मिलेगा। राइट, ओके। तो इस सेशन में पहले अभी हम लोग बेसिक हीट ट्रांसफर को पढ़ते हैं। राइट, मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया है ना, कि थर्मोडायनामिक्स में मेनली वी टॉक अबाउट 3 E's ना। ये 3 E क्या है देखिए ना। थर्मोडायनामिक्स में मेनली आप 3 E के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट E टेंड्स फॉर एनर्जी, राइट। सेकेंड E टेंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड E टेंड्स फॉर एंट्रोपी। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स में, कि थर्मोडायनामिक्स में आप 3 E के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिपल E। राइट, चलिए, तो एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी में आप देखेंगे तो हमने इस चीज को समझा है कि थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास 2 तरह के एनर्जी होते हैं। एक जो कि स्टोर्ड किया जा सके, स्टोर्ड फॉर्म में रहे, और एक जो हमेशा कैसा रहे, ट्रांजिट फॉर्म में रहे। ओके, स्टोर्ड फॉर्म में कौन सी एनर्जी आती है, मैंने बताया था किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर हम ले लें U, प्लस उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर द ना, ये जो सारे स्टोर्ड एनर्जी हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक प्लस मैक्रोस्कोपिक। ये दोनों हमारे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमेशा स्टोर होते हैं। और कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांजिट फॉर्म में रहते हैं, जिसमें स्पेशली आप हीट और वर्क की बात करते हैं ना, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं ना, क्योंकि हीट हमारा क्या है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमेशा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये सारी चीजें थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है। थर्मोडायनामिक्स में भी हमने हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट किया है ना। कोई हमारा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जो स्टेट 1 में है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, उससे मैं मान लेता हूं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से बाहर या सिस्टम में आ रहा है। स्टेट 1 से स्टेट 2 में हीट ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग अमाउंट की बात करते हैं, कितना अमाउंट हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, उसमें भी एक हमारा प्रोसेस है ना, सारी चीजें हम पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी स्टडीड इन हीट ट्रांसफर ना, हीट ट्रांसफर क्यों पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक्स आपको सिर्फ ये बताता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताता है किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे रेट कहने का मेरा मतलब है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम आई मीन टू से 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये कभी नहीं आपको बता रहा है। स्टेट 1 से स्टेट 2 हीट ट्रांसफर हो रहा है और तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। तो ये कितना देर में आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, ये आपको नहीं पता चलेगा। कभी भी थर्मोडायनामिक्स इन सवालों के जवाब नहीं देता है। तो इन सारे सवालों को जवाब को समझने के लिए आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर समझना जरूरी है कि किस दर से हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको जवाब हीट ट्रांसफर में मिलेगा, और इसीलिए हम हीट ट्रांसफर को सेपरेटली अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितना हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम है, चाहे वो पावर प्लांट हो
ना, जहां पे आप देखते हैं कि कोयले को हम बर्न करते हैं, उससे वहां का जो एयर है वो गर्म होता है, और उसी रूम में चारों तरफ जो है वाटर ट्यूब्स लगे होते हैं ना, जिसमें कि इनसाइड ना वाटर फ्लो कर रहा होता है, और उसी हॉटनेस के वजह से ना वो जो कोयला बर्न करते हैं वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, वही एनर्जी हीट ट्रांसफर के द्वारा उस वाटर को मिलता है, जिससे वो स्टीम बनता है, और लेटर ऑन उसी स्टीम के पास बहुत सारी थर्मल एनर्जी हो जाने के कारण टरबाइन उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके कुछ मैकेनिकल वर्क एंड देन फिर उसे जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कुछ इसी तरह से होता है, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल बताया। या डोमेस्टिक यूज में आप देख सकते हो, आपके घर में फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, वाटर हीटर है ना, एयर कूलर है, सब जगह हीट ट्रांसफर है ना। तो अगर आप इंजीनियरिंग सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं तो ये आपको समझना जरूरी है कि हीट ट्रांसफर किस रफ्तार से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम उस सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हीट ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडियम, किस मीडियम में हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, किस मीडियम में हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर में हम हमेशा रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं इसको थर्मोडायनामिक्स से अलग बनाता है। तो ये क्लियर है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। वो कैसे? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के लॉ ही कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर को गवर्न करते हैं। कहने का मतलब है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना, उसमें हीट ट्रांसफर को बताया गया है ना। तो नेचुरल हीट ट्रांसफर हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है, राइट, नेचुरली। लेकिन इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, ये भी आपने देखा है ना क्लॉसियस स्टेटमेंट के द्वारा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के बीच भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस सिस्टम में कुछ एडिशनल वर्क इनपुट करना होगा, राइट। तो चलिए, ये हमारा अलग कॉन्टेक्स्ट है। हम यहां पे सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे ना नेचुरल हीट ट्रांसफर को, कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का प्रवाह हो रहा है और किस रेट से हो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो इसके लॉ है वो आपको काफी हेल्प करेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हीट ट्रांसफर होता कैसे है ना। तो हीट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है वो 3 मोड में होता है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। आई होप आप इस टर्म से अवेयर हैं ना। आपने 11th में या फिर बिलो क्लास 10 आपने इसको 1-2 बार जरूर नाम सुना होगा, जरूर थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, लेकिन इसे हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे ना। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस 1 by 1। अब हम लोग कंडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्शन होता क्या है, राइट। तो कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर होता है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें एनर्जी का जो फ्लो होगा वो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल से लेस एनर्जेटिक पार्टिकल के बीच होगा ना। और इसमें पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होता है, राइट। पार्टिकल में वाइब्रेशन होने की वजह से वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल जो कि लेस एनर्जेटिक है उसको वो हीट को या एनर्जी को ट्रांसफर करता है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक मेटेलिक रॉड को जब हम गर्म करते हैं, राइट। जब मेटेलिक रॉड को गर्म करते हैं तो उस मेटेलिक रॉड में बहुत सारे पार्टिकल हैं, राइट। डेफिनेटली जो हीट सोर्स के नजदीक होगा वो ज्यादा पहले एनर्जेटिक हो जाएगा ना, और जो दूर होगा उससे वो लेस एनर्जेटिक होगा, राइट। तो जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल है वो अपने एडजेसेंट वाले को एनर्जी देगा, फिर वो अपने एडजेसेंट को देगा, और इस तरह से हीट ट्रांसफर हमारा 1 इंच से लास्ट अनदर इंच तक हमारा होगा, जो कि लास्ट इंच ऑफ मेटेलिक रॉड है। चलिए इसको डायग्राम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा एक मेटेलिक रॉड है और यहां पे हमारे पास कोई हीट सोर्स है, ठीक है।
और हीट सोर्स है, यहां पे हम लोग ढेर सारे पार्टिकल्स को ले लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स। चलिए, तो अभी हम लोग फिलहाल इसको समझ ले रहे हैं। तो अब ये जब इसको हीट मिलेगा तो सबसे पहले ये वाला पार्टिकल डेफिनेटली मेरा क्या हो जाएगा, मोर इनर्जेटिक, इट विल बी मोर इनर्जेटिक। आप इसको अगर देखेंगे ये काफी ज्यादा इनर्जेटिक होगा, राइट ना, और ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा ना, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पार्टिकल का पोजीशन होता है वो कैसा होता है, आपका पार्टिकल यहां फिक्स्ड होगा ना, इसमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन ड्यू टू वाइब्रेशन ना ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को, ये इसको एनर्जी देगा, ये आपको इस पार्टिकल को देगा, ये इसको ऐसे देगा, ये इसको ऐसे देगा। ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर इस इंड से इस इंड होगा। क्लियर है ना, ये कहीं ना कहीं आपका मोड ऑफ कंडक्शन हुआ। याद रखना है, कंडक्शन हमेशा सब्सटेंस के अंदर होता है ना, सब्सटेंस के बाहर नहीं होगा, विद इन द सब्सटेंस कहा जाता है, राइट। चलिए, अब ये मेटेलिक रड है तो डेफिनेटली ये एक सॉलिड मीडियम है, राइट। तो कंडक्शन को होने के लिए मीडियम एसेंशियल है, ठीक है, मीडियम इज मस्ट, मीडियम का प्रेजेंस चाहिए, राइट ना। दूसरी बात, इसमें पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, रिलेटिव टू अदर्स ना, ओके। इसके बाद इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये सॉलिड में भी हो सकता है, इसी तरह आप लिक्विड में भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और हम पानी को गर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे हमारा है, तो यहां पे आप अगर देखोगे, अगर इसको दे रहे हैं तो सबसे पहले जो यहां वाला लेयर ऑफ फ्लूइड है ना, ये आपको गर्म होगा ना, गर्म होने की वजह से इस लेयर का टेम्परेचर बढ़े ना, डेफिनेटली उसके बाद ये जो हीट है अपने एडजेसेंट लेयर को देगा, फिर ये इस तरह से देगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि हीट जो है वो अपने एडजेसेंट लेयर को दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, और आप देखोगे कि थोड़ी देर में पूरा पानी आपको बॉटम टू टॉप गर्म हो जाएगा। तो ये लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन कंडक्शन जो है मेनली सॉलिड में डोमिनेट करता है। सॉलिड में कंडक्शन काफी देखा गया है rather देन लिक्विड और गैस का। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम, और गैस में काफी कम कंडक्शन देखा जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा क्या कंडक्शन तीनों मैटर के तीनों फेज में होगा, योर आंसर विल बी यस। सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेट कहां करेगा, हमारा सॉलिड में करेगा। आई होप आपको कंडक्शन क्लियर है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी विद इन द सब्सटेंस ना। चलिए, एक मैं और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आपको आपके घर में जो आपकी दीवारें हैं, प्लेन वॉल ना, तो मैं मान रहा हूं कि एक प्लेन वॉल है ना। चलिए, तो थोड़ा सा आप इस फिगर को इमेजिन कर सकते हैं ना, ये आपका, ठीक है, दिस इज योर वॉल, और ये इस वॉल की क्या है, लेट सपोज थिकनेस टी, ठीक है। और यहां कहीं आप देखते हुए ये हमारा सन है, जहां से कॉन्स्टेंटली हीट जो है आपको आ रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि जो सूर्य की किरण जो आती है, सन की जो रे आती है, वो कहीं ना कहीं आपके दीवार को मिलेगा। तो यहां वाले सारे पार्टिकल पहले क्या होंगे ना, पहले आपको गर्म होंगे। आप फिर क्या देखते हो कि जैसे डे प्रोग्रेस होता है, अब ये यहां का जो पार्टिकल है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे यहां वाले बगल वाले पार्टिकल को एनर्जेटिक करेगा, फिर इसको एनर्जेटिक एनर्जी देगा, फिर इसको देगा, और इस तरह से आप देखोगे कि इस तरह से कहीं आप इस रूम में आप कहीं यहां हो तो आप देखोगे कि आपका दीवार जो है ना, आफ्टरनून होते होते ये गर्म हो गया है, और अब आपको जो है थोड़ा सा हॉटनेस फील होगा। या आप इसे बाय टचिंग ना, आप इसे टच करके भी फील कर सकते हो कि वॉल अब गर्म हो रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इस विद इन द वॉल जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर है। हम लोग अगले सेशन में इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। अभी ब्रीफली मैंने आपको कंडक्शन के बारे में बताया है। कंडक्शन में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला, कंडक्शन विद इन द सब्सटेंस होता है। दूसरा, कंडक्शन के लिए मीडियम होना बहुत एसेंशियल है, मीडियम मस्ट है, बिना मीडियम के प्रेजेंस के कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा ना। और जनरली सॉलिड में हमारा ना हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर काफी ज्यादा होता है।
और अगर आपसे पूछ ले ना, फिलहाल अभी मैं इस सेशन में आपको इतना बता दे रहा हूं कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर का मेजर कॉज क्या है, तो जनरली अगर आप कॉमनली बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं ना, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लैटिस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन है, वो हम लोग डिटेल अगले सेशन में करेंगे, जिसपे डिटेल हम लोग कंडक्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ब्रीफली इतना काफी है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर मैकेनिज्म। अब हम लोग कन्वेक्शन के बारे में जानेंगे कि कन्वेक्शन होता क्या है। तो कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि सॉलिड सरफेस और एडजेसेंट फ्लूइड के बीच होता है, राइट। किसी भी सॉलिड सरफेस के अगर चारों तरफ अगर फ्लूइड मीडियम है ना, अगर फ्लूइड मीडियम है जो कि जनरली मोशन में रहता है ना, फ्लूइड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस फ्लूइड मोशन के वजह से और सॉलिड सरफेस के बीच ना, वहां पे एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, राइट। तो कन्वेक्शन समझना है सॉलिड और फ्लूइड के बीच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अब ये नेचुरली भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ये हो सकता है, फोर्सफुली भी हो सकता है, राइट। तो कन्वेक्शन मेनली दो तरह के होते हैं, एक फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक नेचुरल कन्वेक्शन। चलिए तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वेक्शन है क्या। मैंने अभी प्रीवियसली आपको रूम का एग्जांपल बताया था कि आपका वॉल है ना, जो कि सन के रे के वजह से गर्म हो चुका है। वॉल के अंदर जो है वहां पे आप देखते हैं ना कि उसका जो इनर सरफेस है वो गर्म हो चुका है, उसके अंदर कंडक्शन हो चुका है। लेकिन अब समझेंगे कि कन्वेक्शन कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा अगर वॉल है ना, ये आउटसाइड है, दिस इज योर इनसाइड, और ये आपका रूम है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे टेम्परेचर, मान ले रहा हूं मैं, ये T1 है, ये T2 है ना, और ये टेम्परेचर आपको जाता है। अब यहां जो हमारा एयर है, ध्यान से देखेंगे, इस रूम में जो एयर प्रेजेंट है, राइट, ये सॉलिड हुआ ना, दिस इज योर सॉलिड। ध्यान से देखेंगे, ये आपका सॉलिड सरफेस है जो कि गर्म है ना। लेट सपोज मैं इसको एग्जांपल के लिए लेता हूं 40 डिग्री सी ना, और यहां रूम में जो एयर है, अब ना डेफिनेटली एयर हैज सम मोशन, एयर इज ए फ्लूइड ना। यहां पे अगर ये फ्लूइड है, ठीक है, तो यहां पे फ्लूइड में मोशन है, तो आप देखेंगे इस सॉलिड सरफेस और इस फ्लूइड के बीच यहां पे एक हीट ट्रांसफर होगा, दैट इज योर कन्वेक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा ना। यहां पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके अलावा मैंने एक एयर का लिया, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ट्यूब है और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, चलिए ना। आई होप आप लोग वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में जानते हैं ना, पावर प्लांट में यूज होता है। तो ये ट्यूब है, इसके अंदर हमारा वाटर है ना, और ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, आप देख सकते हैं, दिस इज योर फर्नेस। यहां पे आपका एयर जो है वो काफी गर्म हो चुका है ना, कोल के जलने की वजह से, कोल बर्निंग होने के कारण यहां एयर काफी गर्म है। मान लेते हैं यहां पे एयर का टेम्परेचर, ठीक है, लेट सपोज 100 डिग्री सी, ठीक है, और ये वाटर का टेम्परेचर अभी मैं ले रहा हूं, लेट सपोज 30 डिग्री सी है। तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट ट्रांसफर होगा। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा लिक्विड है, ये सॉलिड सरफेस है, और इधर भी हमारा एयर है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अब मैं थोड़ा सा कंडक्शन को भी इन्वॉल्व कर ले रहा हूं। इस एयर से, ये फ्लूइड है, इस सॉलिड सरफेस के बीच जो हीट ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, ये कन्वेक्शन है, राइट। अब ट्यूब को अगर आप गौर करेंगे तो ट्यूब है सर्टेन थिकनेस, जैसे ये विद इन द सब्सटेंस, ध्यान दीजिए, विद इन द सब्सटेंस आपने कंडक्शन देखा था, तो उस ट्यूब के थिकनेस होने की वजह से इस आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक कंडक्शन होगा। फिर अगर आप देखेंगे इनर सरफेस ऑफ ट्यूब, उसका टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर फ्लूइड है, उसके बीच फिर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। यहां आप देख सकते हैं कि कन्वेक्शन एयर से सॉलिड सरफेस के बीच, फिर सॉलिड सरफेस के आउटर सरफेस से इनर सरफेस के बीच कंडक्शन, और फिर इनर सरफेस ऑफ सॉलिड से लिक्विड के बीच कन्वेक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा ना। कन्वेक्शन होने के लिए आपको समझना जरूरी है, सॉलिड सरफेस होना चाहिए और फ्लूइड इज इन मोशन ना, फ्लूइड होना चाहिए जो कि मोशन में रहे,
राइट। चलिए अब प्रश्न उठता है कि सर नेचुरल कन्वेक्शन क्या है और फोर्स कन्वेक्शन क्या है, राइट। चलिए तो इससे पहले मैं आपको यहां एक चीज और मैं बता दूं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, एयर में जो पार्टिकल है उसमें मूवमेंट हो रहा है, यस, लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कन्वेक्शन में हमारे पार्टिकल में मूवमेंट होता है, पार्टिकल मूव करता है, राइट, लेकिन कंडक्शन में नहीं था, पार्टिकल का फिक्स्ड पोजीशन था, तो डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से उसमें मीडियम जरूरत था, एयर इज बिहेविंग लाइक ए मीडियम, एयर क्या है हमारा, एक मीडियम है ना, तो यहां भी मीडियम का प्रेजेंट होना मस्ट है, बिना उसके कन्वेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कन्वेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम भी मस्ट है और पार्टिकल मूवमेंट भी मस्ट है, जो कि फ्लूइड के मोशन के वजह से होता है। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि फोर्स कन्वेक्शन क्या है और नेचुरल कन्वेक्शन क्या है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज दिस इज योर रूम ना, और इस रूम में आपने एक, लेट्स सपोज हॉट मेटेलिक रड ना आपने रख दिया है, जो कि काफी गर्म है ना। एक टेम्परेचर भी ले लेते हैं समझने के लिए, लेट्स सपोज ना इसका टेम्परेचर जो दैट इज 100 डिग्री सी, ठीक है ना। और ये रूम में डेफिनेटली एयर है, आप देख सकते हैं। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, आप गौर करेंगे कि इस मेटेलिक रड के कांटेक्ट में जो भी एयर है ना, वो सबसे पहले हीटेड होगा क्योंकि इसके बगल में है, और हीट होने के वजह से ना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। और आप जानते हैं कि जब एयर का, गैस का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कैसे, आई होप आपको क्लियर होगा। P बराबर रो आर टी फ्रॉम आइडियल गैसेस, हाँ, तो यहां से हमको रिलेशन आता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप इसको गर्म करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, डेफिनेटली इसका डेंसिटी कम होगा। हवा का डेंसिटी अगर कम हो गया तब वो हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि ये एडजेसेंट जो एयर है उसका डेंसिटी अब कम हो गया है, और यहां जो एयर है ना उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू बायंसी इफेक्ट, ये जो है यहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर हवा जाएगा, और कन्वेक्शन हमारा हो रहा है हॉट रड से किसके बीच, एयर के बीच, और धीरे धीरे ये गर्म होगा। ये नेचुरली हुआ, इसमें आपने कुछ नहीं किया ना। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ना, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर, ये हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है और नेचुरली हो रहा है। इसमें जो एयर का वेलोसिटी है आप उसको कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो नेचुरल फ्लो हो रहा है। नेचुरल रूम में जो हवा है वो अपने आप गर्म होकर ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो अब आप समझ सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, या दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री कन्वेक्शन। ध्यान रखना है, जो जब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन हो तो वो हमारा फ्री कन्वेक्शन हो। लेकिन इमेजिन करिए अब मैं यहां पे आपके रूम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे एक फैन लगा देना है, ठीक है। लेट्स सपोज यहां पे एक मैं फैन लगा दिया। अब जो है ध्यान से देखेंगे, फैन क्या हो गया, एक एक्सटर्नल डिवाइस हो गया ना। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस अब इस एयर को इसके ऊपर ब्लो कर रहे हैं, राइट। अब ये हवा की स्पीड को बढ़ा दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि इसकी वजह से जो है डेफिनेटली ये हॉट रॉड रिलेटिवली जल्दी ठंडा भी होगा, और यहां भी हमारा हीट ट्रांसफर होगा डेफिनेटली ना। हॉट रॉड से ना इस एयर के बीच हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन ये हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली कौन है, योर एक्सटर्नल डिवाइस। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कन्वेक्शन किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से हो रहा है, राइट, एक्सटर्नल सोर्स इस कन्वेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन इट इज सेड टू बी फोर्स्ड कन्वेक्शन। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा, व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज नेचुरल कन्वेक्शन। ये हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंसिटी डिफरेंस ना, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से नेचुरली हो रहा है, और ये एक्सटर्नल डिवाइस की वजह से यहां जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा ना, कन्वेक्शन क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड वन। अब हम लोग थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को जानेंगे, जो कि रेडिएशन है।
तो रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पे एनर्जी इमिट होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है, राइट। ये अन्य दो मैकेनिज्म जो है उससे थोड़ा अलग है, डिफरेंट है ना। सॉलिड में भी ये हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, ये गैस में भी हो सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप कंडक्शन और कन्वेक्शन से इसे देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बिना किसी मीडियम के भी हो सकता है ना। अन्य दो भी जो भी हीट ट्रांसफर है उसमें मीडियम एसेंशियल है, लेकिन रेडिएशन को होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी ऑफ सन ना, दैट कम्स टू द अर्थ ना। तो पृथ्वी पे जो सन की एनर्जी आती है वो कहीं ना कहीं रेडिएशन के थ्रू ही आती है ना। इसके अलावा भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप बॉयलर देखेंगे, जो हमारा फर्नेस में जो वहां पे हीट ट्रांसफर होता है उसमें भी हमारा रेडिएशन होता है, राइट। यहां पे आपको एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि रेडिएशन हमारा तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसमें एनर्जी काफी तेजी से ना फ्लो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। यहां पे एक तरह से इमिशन होता है जिसे हम लोग थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं ना। अब यहां पे आपको समझना होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में तो हमारा हो रहा है रेडिएशन भी, कन्वेक्शन भी, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन जब भी होता है तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है ना, और मीडियम का भी प्रेजेंट मस्ट है। लेकिन इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक रूम में मैंने सारे एयर को निकाल लिया है, अब इवैक्यूएटेड रूम है, और वहां पे अगर एक हॉट मेटालिक प्लेट हमने अगर रख दिया है तो वहां हीट ट्रांसफर होगा ना, लेकिन डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की वजह से। मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, लेकिन फिर भी रेडिएशन की वजह से वहां पे हीट ट्रांसफर होगा। आपका खुद ह्यूमन बॉडी ना, ह्यूमन बॉडी भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की तरह बिहेव करता है, इससे भी एनर्जी रेडिएट होता है ना। लेटर ऑन आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि जिस किसी भी बॉडी के पास अगर टेम्परेचर है तो उससे हर वक्त ना थर्मल एनर्जी जो है वो रेडिएट होते रहता है। वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जो आई का विजन है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, इसकी वजह से वो दिखता नहीं है, लेकिन आपका बॉडी भी हर वक्त हीट रेडिएट करते रहता है ना। तो आपके बॉडी में अगर आप हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म को समझेंगे तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी होता है आपके सॉलिड बॉडी और एयर के बीच जो आपके सराउंडिंग में है, और एक हमारा रेडिएशन भी होता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो हीट को रेडिएट करता है, ठीक है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं कि रेडिएशन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर मीडियम प्रेजेंट है ना, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रेडिएशन दो बॉडी के बीच हो रहा है विच इज सेपरेटेड बाय मीडियम, और उस मीडियम का टेम्परेचर कम रहता है जो कि किसी में भी नहीं होता है, राइट। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं जो काफी पॉपुलर एग्जांपल है, राइट ना। जैसे मान लीजिए ये सन है ना, और ये अर्थ है, ठीक है। सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, यहां से एनर्जी रेडिएट होती है, राइट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रेडिएशन हो रहा है। चलिए यहां तो हमारा लेट सपोज क्या है, वैक्यूम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मीडियम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब पृथ्वी पे जरा आ जाइए। अब अगर पृथ्वी के अंदर आप आते हैं लेट सपोज ना, इसको समझिए। अब मैं मीडियम को एक ले रहा हूं, एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें कि हमारा मीडियम प्रेजेंट है ना। तो अगर आप देखेंगे अर्थ का एग्जांपल देखेंगे तो मान लीजिए ये आप हैं अर्थ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये हमारा रेडिएशन आ रहा है, राइट। डेफिनेटली ये सन से आ रहा है, एंड नाउ मीडियम इज प्रेजेंट। क्या है, मीडियम हमारा प्रेजेंट है, राइट। आपका टेम्परेचर अगर अपने बॉडी का देखेंगे तो आपका टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सी रहता है। नाउ दीज टू बॉडी आर सेपरेटेड बाय ए मीडियम, और आप देखेंगे कि इस मीडियम का टेम्परेचर इस दोनों के टेम्परेचर से भी काफी कम रहता है ना। लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं 5 डिग्री सी,
ठीक है, क्योंकि जब ये आ रहा है, आप काफी हाई एल्टीट्यूड पे अगर देखेंगे पृथ्वी को, तो वहां पे आप क्या देखेंगे ना कि वहां पे बहुत सारा एल्टीट्यूड अधिक होने की वजह से वहां पे अगर एयर है तो उसका टेम्परेचर काफी कम रहता है ना। तो ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि रेडिएशन जो है सन और इस मैन के बीच हो रहा है विथ प्रेजेंस ऑफ मीडियम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वहां पे मीडियम का टेम्परेचर काफी कम है। ठीक है, मीडियम का टेम्परेचर कम है। यही इसी तरह का एक और एग्जांपल काफी कॉमनली इंटरव्यू में पूछता है, या आपको कंफ्यूजन होगा, मैं आपको बताता हूं, और उस पर हम लोग तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को एनालिसिस करेंगे कि कैसे होता है ना। अब यहां पे हम लोग सन को रिप्लेस कर दे रहे हैं ना, अब यहां पे हम लोग सन को रिप्लेस कर दे रहे हैं। आप देखते हैं कि ठंड के दिनों में ये बहुत सारी लकड़ी है ना, वुड है, ठीक है, जो कि यहां जल रहा है, और आप कहीं ना कहीं यहां हैं, दूर बैठे रहते हैं, और यहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ये ठंड का मौसम है, आग जल रही है, आप यहां बैठे हुए हैं ना, और बीच में हमारा एक मीडियम है, ध्यान देना है, एयर एक मीडियम है, और जिसका टेम्परेचर काफी कम है, 5 डिग्री सी। आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सी, इस वुड का टेम्परेचर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 500 डिग्री सी ना। तो यहां पे समझना होगा कि कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। जनरली बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो रेडिएशन में ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, रेडिएशन ही एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, जो इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा है, और बीच में जो मीडियम है वो उसका टेम्परेचर इस दोनों बॉडी के टेम्परेचर से कम है। ये कंडक्शन में नहीं हो सकता, ये कन्वेक्शन में कभी नहीं हो सकता, ये रेडिएशन में होगा। इसीलिए यह जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो हमेशा रेडिएशन में लिया जाता है। हाँ, अगर आप 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पे बहुत तरह के हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप इस मेन को फोकस करोगे ना, अगर आप इस मेन को सिस्टम मान लेंगे, तो आप अगर देखेंगे तो आप यहां से कितना हीट ट्रांसफर ले सकते हैं। सबसे पहला ये मेन है ना, ये भी हीट रेडिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, तो यहां पे भी रेडिएशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस मैन इज रेडिएटिंग हीट टू द सराउंडिंग, फर्स्ट थिंग। नाउ दूसरा, अब ये रेडिएशन आने की वजह से ये यहां पे गर्म एयर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो एयर है वो हॉट होगा ना, यहां पे हॉट हो रहा है। तो इस 500 डिग्री सी से इस यहां जो आसपास का एयर है वो अगर गर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, यहां पे जो हमारा लकड़ी जल रहा है, यहां पे भी इस हवा में जो हीट ट्रांसफर है वहां कन्वेक्शन हो रहा है, राइट ना। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां पे देखेंगे कि एयर का टेम्परेचर कम है, राइट। अब इमेजिन करिए कि अब ये एयर का टेम्परेचर गर्म होते 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 37 से भी अगर ये ज्यादा एयर का टेम्परेचर हो गया ना, तो डेफिनेटली जो है इस ह्यूमन को भी, इस ना इंसान को भी वहां से गर्म हवा से हीट जो है अंदर आने लगेगा ना, वहां पे इसमें कन्वेक्शन होगा। अगर आप इस ह्यूमन बॉडी को देखें तो मैंने कहा रेडिएशन हो रहा है, साथ साथ ना यहां इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ये ह्यूमन बॉडी को हम सॉलिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो यहां पे भी हमारा एक कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो इस ह्यूमन बॉडी में आप देख सकते हैं ये कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, एयर के बीच कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, यहां पे रेडिएशन हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी इमिट कर रहा है। इस व्यक्ति को ये हीट जो मिल रहा है वो रेडिएशन के थ्रू भी मिल रहा है, ध्यान से देखना है यहां पे ना, ये हीट रेडिएशन के थ्रू भी इसको हीट मिल रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल को समझेंगे, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं हीट ट्रांसफर को समझने के लिए। लेकिन सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि विंटर डेज में हम लकड़ी जला रहे हैं और हमें कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, हमें किस मोड से हीट मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर कम रहता है और इस मोड में सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन ही होगा ना, यहां पे हम कन्वेक्शन नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, अगर यहां से और अगर सिर्फ इस एयर की हम बात करें तो वहां पे हम अभी हमारा रेडिएशन के थ्रू हीट जा रहा है ना, तो यहां पे रेडिएशन इफेक्ट काफी डोमिनेट करता है, और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से भी ये हीट ट्रांसफर काफी फास्टली होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना। तो आई होप आपको रेडिएशन समझ में आया होगा। रेडिएशन में मैंने बहुत सारी बातें बताई, चलिए जरा उसको हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं ना। रेडिएशन के लिए मीडियम प्रेजेंस जरूरी नहीं है, रेडिएशन अगर मीडियम के प्रेजेंट में होता है तो डेफिनेटली दो बॉडी के बीच होगा, मीडियम का टेम्परेचर कम है तो वहां पे रेडिएशन होगा ना, कभी भी कन्वेक्शन नहीं हो सकता है। चलिए, रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट होता है, इसका फास्टेस्ट अगर आप देखेंगे तो जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वही इसका सबसे फास्टेस्ट स्पीड भी होगा, जिससे कि ये हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है
रेडिएशन के एग्जाम्पल बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं, एक हम लोग पावर प्लांट में फर्नेस में देखते हैं, वहां भी हमारा रेडिएशन होता है, राइट। सन की एनर्जी अगर आप पृथ्वी पे आ रही है वहां भी होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पढ़ेंगे वहां भी हमारा रेडिएशन आता है। आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखेंगे वहां जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी इमिट होती है वहां भी हमारा कहीं ना कहीं रेडिएशन होता है ना। तो रेडिएशन के लिए मीडियम रहे या ना रहे रेडिएशन होगा, सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होगा तो वहां पे रेडिएशन काफी ह्यूज अमाउंट में होगा और काफी ज्यादा डोमिनेट करेगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने हीट ट्रांसफर को समझा, हीट ट्रांसफर को वेरियस एग्जांपल के थ्रू समझा। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, हमने आज आपको बेसिक बताया, बट अपकमिंग लेक्चर्स में इसमें मैं पूरी तरह न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करूंगा। कंडक्शन को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को पढ़ेंगे, वेरियस लॉ को पढ़ेंगे। कंडक्शन में आपको फूरियर्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को पढ़ना पड़ेगा, रेडिएशन जब आप देखेंगे तो वहां पे ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ना पड़ेगा, वीन्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे लॉ हैं, तो आपको हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीट ट्रांसफर, अगर जब तक आप हीट ट्रांसफर नहीं समझेंगे तब तक एप्लीकेशन इसका नहीं समझेंगे, जो कि हमारा बॉयलर में होता है, थर्मल पावर प्लांट में है, एयर कंडीशनर में है, रेफ्रिजरेटर में है, जितने भी डोमेस्टिक एप्लायंसेज हैं जहां आप उसे देखते हो तो हर एक जगह हीट ट्रांसफर है। इसलिए अगर थर्मल इंजीनियरिंग आप अच्छा करना चाहते हैं तो थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों को मजबूत करिए, और अगर दोनों समझ लेते हैं यू विल एंजॉय थर्मल इंजीनियरिंग, बहुत मजा आपको आएगा। यू विल एंजॉय फिजिक्स ऑल्सो ना, आपको लगेगा कि मैं इसमें कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर लूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई होप आप लोग इससे एंजॉय कर रहे होंगे, ईश्वर करे ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, सब्जेक्ट मैटर को डीपली समझिए, उसको एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवती आपको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे ना, इसी तरह खुश रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।